वेलकम टू ऑल। मैं डॉक्टर सुनीता बेनीवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स। आज का हमारा विषय है कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस में हम दो लॉज को देखेंगे, जिसमें से पहला लॉ जो है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हम पहले वाली वीडियो में देख चुके हैं, और आज हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, समसीमांत उपयोगिता नियम। समसीमांत उपयोगिता नियम क्या होता है? इस नियम के अनुसार यदि एक कंज्यूमर या उपभोक्ता है, उसकी हमें इनकम दी हुई है और उसे जो वस्तुएं खरीदनी हैं उन वस्तुओं की कीमतें दी हुई हैं, तो अधिकतम उपयोगिता की प्राप्ति के लिए उपभोक्ता अपनी आय को इन विभिन्न वस्तुओं पर इस तरह से खर्च करता है कि उन वस्तुओं पर अंतिम रुपया खर्च करने से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता समान हो जाए। इस नियम को गोसेन का द्वितीय नियम भी कहा जाता है। इस नियम के अनुसार उपयोगिता को मापने के लिए मुद्रा का प्रयोग करते हैं और वस्तु से प्राप्त उपयोगिता जो है उसको यूटिल्स में व्यक्त किया जाता है। अब हम देखेंगे समसीमांत उपयोगिता नियम के लागू होने की दो आवश्यक शर्तें कौन कौन सी हैं। पहली शर्त है MUX अपॉन PX इजिकल टू MUY अपॉन PY। MUX, यहाँ हम मानते हैं कि हमारे पास दो वस्तुएं हैं, X वस्तु और Y वस्तु। तो उपभोक्ता जो है वो दोनों वस्तुओं पे खर्चा करता है। तो MUX क्या है? X वस्तु से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता। PX है X वस्तु की कीमत। MUY है Y वस्तु की सीमांत उपयोगिता और PY है Y वस्तु की कीमत। यहाँ हम देखें कि जब सीमांत उपयोगिता में हम कीमत का भाग दे देते हैं तो हमें मिलती है भारित सीमांत उपयोगिता। तो इस नियम की जो पहली आवश्यक शर्त है वो है भारित सीमांत उपयोगिता की समानता की शर्त। अर्थात हमारे पास दो वस्तुएं हैं X और Y, तो दोनों की ही जो भारित सीमांत उपयोगिता है वो एक दूसरे के बराबर होने चाहिए, यानी MUX अपॉन PX इजिकल टू MUY अपॉन PY। इस तरीके से दो के अलावा हमारे पास और भी वस्तुएं हो सकती हैं, N वस्तु भी हो सकती है, तो MUN अपॉन PN। यानी पहली शर्त है कि वस्तुओं की जो भारित सीमांत उपयोगिता है वो समान होनी चाहिए। दूसरी जो आवश्यक शर्त है वो है बजट सीमा या आय प्रतिबंध की शर्त। आई यहाँ क्या है? हमारा बजट या हमारी मौद्रिक आय या इनकम। एक उपभोक्ता के पास में जितनी भी इनकम है वो सारी की सारी वस्तुओं को खरीदने पे खर्च कर देते हैं, और यहाँ हमारे पास दो वस्तुएं हैं X और Y। तो X वस्तु पे होने वाला खर्चा जो है वो कितना होगा? X इंटू PX। X है X वस्तु की मात्रा, PX X वस्तु की कीमत। इन दोनों को अगर हम गुणा करें तो X वस्तु पे होने वाला टोटल खर्चा हो जाएगा। Y इंटू PY, ये Y वस्तु पे होने वाला टोटल खर्चा है। Y वस्तु की मात्रा है, PY Y वस्तु की कीमत है। तो X वस्तु पे होने वाले खर्च और Y वस्तु पे होने वाले खर्च को यदि हम जोड़ लें तो ये हमारी टोटल इनकम के बराबर होगा, यानी हमारी आय का पूरा प्रयोग किया जा रहा है, यानी पूरी की पूरी जो इनकम है वो खर्च की जा रही है। तो एक उपभोक्ता की अधिकतम संतुष्टि के लिए अथवा उपभोक्ता का जो संतुलन है वो हमें वहाँ प्राप्त होता है जहाँ पर ये दोनों शर्तें एक साथ पूरी होती हैं। पहली शर्त में हम देखते हैं कि एक उपभोक्ता अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने के लिए अपनी वस्तुओं के उपभोग को लगातार, पहली शर्त क्या है? भारित सीमांत उपयोगिताएं समान होनी चाहिए। तो भारित सीमांत उपयोगिताओं को समान करने के लिए उपभोक्ता वस्तुओं के उपभोग को घटाता है और बढ़ाता है, और एक वस्तु के स्थान पर दूसरी वस्तु का प्रतिस्थापन करता चला जाता है जब तक कि दोनों वस्तुओं की ही भारित सीमांत उपयोगिता समान ना हो जाए।
जो दूसरी शर्त है उसका तात्पर्य है कि अपनी बजट सीमा या आय को ध्यान में रखते हुए उपभोक्ता वस्तुओं का प्रतिस्थापन करता है और अपनी पूरी की पूरी आय को खर्च कर देता है। अब हम समसीमांत उपयोगिता नियम को एक संख्यात्मक उदाहरण के द्वारा देखते हैं। यहाँ सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास दो वस्तुएं हैं, वो है एक्स और वाई। पी एक्स यहाँ है, एक्स वस्तु की कीमत वो कितनी है 2 रुपये, वाई वस्तु की कीमत है 3 रुपये, और जो कंज्यूमर है उसका कुल बजट या उसकी जो इनकम है वो कितनी है 12 रुपये। तो एक उपभोक्ता को अपने जो 12 रुपये हैं वो दो वस्तुओं एक्स और वाई वस्तुओं के ऊपर खर्च करने हैं। एक्स वस्तु की कीमत 2 रुपये और वाई वस्तु की कीमत 3 रुपये है। तो इसे हम तालिका के माध्यम से देखें तो फर्स्ट कॉलम में हमने लिए वस्तु की मात्रा, सेकंड में एक्स वस्तु की सीमांत उपयोगिता या MUX, थर्ड कॉलम में हमने लिया है वाई वस्तु की सीमांत उपयोगिता या MUY, नेक्स्ट हमने लिया है MUX अपॉन PX, एक्स वस्तु की भारित सीमांत उपयोगिताएं, और लास्ट कॉलम में है MUY अपॉन PY, वाई वस्तु की भारित सीमांत उपयोगिताएं। यहाँ हम देखते हैं कि हमारे पास जो वस्तुएं हैं उनकी 5 इकाइयों को ही हम काम में ले रहे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हम एक्स वस्तु की अगर पहली इकाई का उपभोग करते हैं तो एक्स वस्तु से मिलने वाली जो सीमांत उपयोगिता है वो है 12 के बराबर। एक्स वस्तु की दूसरी इकाई, ये एक्स वस्तु मान लीजिए केला है, तो उसकी दूसरी इकाई का उपभोग करते हैं तो हमारी सीमांत उपयोगिता घटकर हो जाती है 10 के बराबर। तीसरी इकाई का उपभोग करने पे एक्स वस्तु की सीमांत उपयोगिता और अधिक घट जाती है, क्योंकि हम पहला केला खा चुके हैं, तीसरा केला खाएंगे तो हम पहले के बराबर संतुष्ट नहीं होंगे और हमारी सीमांत उपयोगिता कम हो जाएगी। अगला हम केला खाते जाते हैं तो हमारी सीमांत उपयोगिताएं जो होती है वो घटती चली जाती है, क्योंकि उस वस्तु के लिए हमारी इच्छा की जो तीव्रता है उसमें कमी आने लगती है। तो एक वस्तु का यदि हम लगातार उपभोग करते चले जाते हैं तो उस वस्तु से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता घटती चली जाती है। इसी तरीके से हम वाई वस्तु को देखें तो वाई वस्तु की पहली इकाई का उपभोग करने पर हमें सीमांत उपयोगिता मिली 15 के बराबर। वाई वस्तु की दूसरी इकाई का उपभोग करने पर हमारी सीमांत उपयोगिता घट के हो गई 12 के बराबर। इसी तरीके से हम वाई वस्तु की भी 5 इकाइयों का उपभोग करेंगे तो वाई वस्तु की जो सीमांत उपयोगिता है वो लगातार घटती चली जाती है। अब हम देख रहे हैं कि एक्स वस्तु की भारित सीमांत उपयोगिता कैसे निकालते हैं। भारित सीमांत उपयोगिता कैसे निकाली जाती है, एक्स वस्तु की जो सीमांत उपयोगिता है उसमें कीमत का भाग दे दो। तो देखिए एक्स वस्तु की सीमांत उपयोगिता पहली इकाई को अगर हमने काम में लिया तो हमारी एक्स वस्तु की सीमांत उपयोगिता 12 के बराबर थी। इसमें हम कीमत का भाग देंगे। एक्स वस्तु की कीमत कितनी है 2 रुपये, तो 12 में हम 2 का भाग देंगे तो हमारी भारित सीमांत उपयोगिता आ जाएगी 6 के बराबर। इसी तरीके से दूसरी इकाई से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता में हम कीमत का भाग देंगे, 10 में हम भाग देंगे 2 का, तो कितनी हो जाएगी भारित सीमांत उपयोगिता 5। इस तरीके से हम एक्स वस्तु की भारित सीमांत उपयोगिता निकालेंगे। और वाई वस्तु की भारित सीमांत उपयोगिता निकालने के लिए पहली इकाई की अगर हम वाई वस्तु की सीमांत उपयोगिता देखें तो वो है 15 के बराबर, और वाई वस्तु की कीमत कितनी है 3 रुपये, तो 15 में 3 का भाग देंगे तो 5 आएगा। ये क्या हो जाएगी वाई वस्तु की पहली इकाई की भारित सीमांत उपयोगिता। इसी तरीके से हम अन्य इकाइयों की जो भारित सीमांत उपयोगिता है उसको हम यहाँ निकालेंगे। यहाँ हमें क्या करना है कि एक उपभोक्ता के जो 12 रुपये हैं वो पूरे के पूरे इन दोनों वस्तुओं पे, एक्स और वाई वस्तु पे इस तरीके से खर्च करने हैं ताकि उस उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि की प्राप्ति हो। तो यहाँ हम देखें कि भारित सीमांत उपयोगिता को यदि हम देखें तो यहाँ देखिए वाई वस्तु की भारित सीमांत उपयोगिता 5 है और एक्स वस्तु की भारित सीमांत उपयोगिता भी 5 है। तो दोनों वस्तु की भारित सीमांत उपयोगिता समान हो रही है, लेकिन क्या यहाँ पर हमारी दोनों जो शर्तें हैं वो पूरी हो रही हैं क्या? तो देखिए यहाँ पर एक्स वस्तु पे कितना इकाइयाँ खरीद रहा है वो व्यक्ति 2 इकाई खरीद रहा है। एक्स वस्तु की कितनी 2 इकाई खरीद रहा है और एक्स वस्तु की कीमत कितनी है 2 रुपये, तो 2 इकाई गुणा 2 रुपये कीमत बराबर 4 रुपये।
तो एक्स वस्तु पे कितना खर्चा कर रहा है, वो 2 इकाई खरीद रहा है तो 4 रुपये। वाई वस्तु की कितनी इकाई खरीद रहा है, 1 इकाई खरीद रहा है, और वाई वस्तु की कीमत कितनी है, 3 रुपये। तो पहली इकाई पे रुपये खर्च करेगा 3 रुपये। तो एक्स वस्तु पे तो उसने खर्च किए 4 रुपये, और वाई वस्तु की 1 इकाई खरीदने पे रुपये खर्च हुए 3 रुपये। 4 + 3 7 रुपये। यानी यहाँ पर उपभोक्ता की जो 12 रुपये की आय है उसका पूरा उपयोग नहीं हुआ, उसमें से उसने केवल 7 रुपये खर्च किए हैं, और यहाँ भारी सीमांत उपयोगिता जो है वो समान है। लेकिन दूसरी जो शर्त है, यानी पूरी की पूरी इनकम खर्च कर दी जाती है, वो शर्त यहाँ पूरी नहीं हो रही है। नेक्स्ट, इसी तरीके से अगर हम देखें, अगर उपभोक्ता एक्स वस्तु की 3 इकाइयाँ खरीदता है और वाई वस्तु की 2 इकाइयों का उपभोग करता है, तो दोनों की ही जो भारी सीमांत उपयोगिता है वो बराबर है, 4 के बराबर है दोनों ही वस्तुओं की भारी सीमांत उपयोगिता। तो यहाँ पर पहली शर्त तो पूरी हो रही है कि दोनों वस्तुओं से मिलने वाली जो भारी सीमांत उपयोगिता है वो बराबर होनी चाहिए। अब दूसरी शर्त हम देखेंगे कि उपभोक्ता की पूरी आय खर्च की जा रही है या नहीं। एक्स वस्तु की कितनी इकाइयाँ खरीद रहा है उपभोक्ता, 3 इकाइयाँ खरीद रहा है, और एक्स वस्तु की कीमत कितनी है, 2 रुपये। तो 3 × 2 3 × 2 कितने खर्च हो गए रुपये, 6 रुपये। यहाँ देखिए एक्स वस्तु पे होने वाला खर्चा कितना हो जाएगा, एक्स वस्तु की मात्रा है 3 इकाइयाँ और उसकी कीमत 2 रुपये, तो एक्स वस्तु पे खर्चा हो गया 6 के बराबर। इसी तरीके से उपभोक्ता वाई वस्तु की 2 इकाइयों को खरीद रहा है। उपभोक्ता का वाई वस्तु पे होने वाले खर्च को हम कैसे निकालेंगे, कितनी इकाई खरीद रहा है, 2, और वाई वस्तु की कीमत कितनी है, 3 रुपये, तो वाई वस्तु पे कितना खर्चा हो रहा है, 6 रुपये ही वो वाई वस्तु पे खर्च कर रहा है, लेकिन वाई वस्तु की 2 इकाई खरीद रहा है। 6 रुपये ही वो एक्स वस्तु पे खर्च कर रहा है और एक्स वस्तु की 3 इकाई खर्च कर रहा है, तो दोनों वस्तुओं पे मिला के उसने खर्च कर दिए 12 रुपये, और उपभोक्ता की आय भी कितनी है, 12 रुपये। अर्थात यहाँ पर उपभोक्ता की पूरी आय खर्च कर दी जाती है। तो यहाँ हम देखें कि जब उपभोक्ता एक्स वस्तु की 3 इकाई और वाई वस्तु की 2 इकाई का उपभोग करता है, तो दोनों ही वस्तुओं की भारी सीमांत उपयोगिता की शर्त और पूरी की पूरी आय खर्च कर देने वाली शर्त, दोनों ही जो शर्तें हैं वो पूरी हो रही हैं, और ऐसी स्थिति में उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होती है। यानी एक्स वस्तु की 3 इकाई और वाई वस्तु की 2 इकाइयों का संयोग ही अधिकतम संतुष्टि के लिए आवश्यक दोनों शर्तों को पूरा कर रहा है। इसके आगे भी अगर हम देखें, तो देखिए यहाँ जब वाई वस्तु की वो 3 इकाइयाँ खरीद रहा है और एक्स वस्तु की 4 इकाइयाँ खरीद रहा है, तो भी भारी सीमांत उपयोगिता समान है। 3 वाई वस्तु की भारी सीमांत उपयोगिता भी 3 है और एक्स वस्तु की भी भारी सीमांत उपयोगिता भी 3 है। तो पहली शर्त तो पूरी हो रही है, लेकिन पूरी की पूरी आय खर्च हो रही है नहीं। इस शर्त को यदि हम देखें तो एक्स वस्तु की 4 इकाइयों को खरीद रहा है और एक्स वस्तु की कीमत कितनी है, 2 रुपये, तो 4 × 2 कितने, 8 रुपीज़। तो एक्स वस्तु की 4 इकाइयाँ खरीदने के लिए उपभोक्ता 8 रुपये खर्च कर रहा है। वाई वस्तु की उसी समय 3 इकाई खरीद रहा है और वाई वस्तु की कीमत कितनी है, 3 रुपये, तो 3 × 3 9 रुपये खर्च कर रहा है। तो एक्स वस्तु पे तो वो 8 रुपये खर्च कर रहा है और वाई वस्तु पे 9 रुपये खर्च कर रहा है, तो कितने खर्च कर रहा है, 17 रुपये खर्च कर रहा है। जबकि उपभोक्ता की टोटल इनकम कितनी है, 12 रुपये, यानी वो अपनी इनकम से ज़्यादा खर्चा कर रहा है। तो यहाँ पर जो दूसरी शर्त है वो पूरी नहीं हो रही है। इसलिए एक उपभोक्ता की अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने के लिए एक्स वस्तु की जब वो 3 इकाइयों को खरीदेगा और वाई वस्तु की 2 इकाइयों को खरीदेगा, तो ऐसी कंडीशन में ही भारी सीमांत उपयोगिता की शर्त और पूरी की पूरी आय खर्च कर देने वाली दोनों शर्तें ही एक साथ पूरी होती हैं। तो उपभोक्ता अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने के लिए दोनों शर्तों को पूरा करता है। ये हुआ हमारा समसीमांत उपयोगिता नियम। अब हम देखेंगे समसीमांत उपयोगिता नियम का महत्व क्या है, या इस नियम का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। सबसे पहला महत्व का बिंदु है बचत एवं उपभोग के मध्य आय के आदर्श
आवंटन में उपयोगी। यह नियम एक जो कंज्यूमर है उसका मार्गदर्शन करता है। कैसे करता है कि एक व्यक्ति की जो इनकम है वो कितनी तो बचत पे खर्च कर दी जाती है और कितनी उपभोग पे खर्च कर दी जाती है, इस के लिए उपभोक्ता का मार्गदर्शन करता है। तो जहाँ बचत और उपभोग पर व्यय किए गए जो अंतिम रुपए की सीमांत उपयोगिता है वो समान होगी, वहीं आय का आदर्श आवंटन होगा। नेक्स्ट पॉइंट है उपभोक्ता के व्यय का आदर्श आधार। इस नियम में हमने क्या देखा कि एक व्यक्ति की आवश्यकताएं तो अनंत होती हैं, लेकिन उसके पास साधन या जो इनकम है वो सीमित होती है। तो इस नियम के आधार पर एक व्यक्ति अपनी आय को विभिन्न वस्तुओं पर किस तरीके से खर्च करे ताकि उसको अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो। तो एक उपभोक्ता के दृष्टिकोण से उसके व्यय का आदर्श आधार क्या हो, इस में ये नियम हमारी सहायता करता है। नेक्स्ट है उत्पादन के क्षेत्र में इस नियम का उपयोगी होना। उत्पादक के क्षेत्र में हम देखें कि एक उत्पादक जो होता है वो किसी वस्तु को उत्पादित करता है, तो उसका उद्देश्य क्या होता है, अपने लाभ को अधिकतम करना और लागत को न्यूनतम करना। इस उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए वो अपने जो विभिन्न साधनों का प्रयोग है वो वस्तुओं के उत्पादन में इस नियम की सहायता से लगाता है। इसके लिए वो क्या करता है, उत्पादक अधिकतम लाभ के लिए श्रम के स्थान पर पूंजी और पूंजी के स्थान पर श्रम का प्रतिस्थापन तब तक करता रहता है जब तक कि इन दोनों श्रम और पूंजी दोनों की ही सीमांत उत्पादकता समान न हो जाए। नेक्स्ट है विनिमय के क्षेत्र में उपयोगी। आपस में जो वस्तुएं विनिमय करते हैं या वस्तुओं का आदान प्रदान करते हैं तो दोनों वस्तुओं की सीमांत उपयोगिताएं जब तक बराबर नहीं हो जाती तब तक उन वस्तुओं का विनिमय किया जाता है। नेक्स्ट है कीमत निर्धारण के क्षेत्र में उपयोगी। इसमें है कि जहाँ खरीदी जाने वाली जो वस्तु है उसकी सीमांत उपयोगिता और उसकी कीमत के रूप में दी जाने वाली मुद्रा की सीमांत उपयोगिता समान हो जाती है, वहीं पर कीमत का निर्धारण होता है, अन्यथा आपस में प्रतिस्थापन नहीं होगा। वितरण के क्षेत्र में उपयोगी। उत्पादन के सभी साधनों का आवंटन हम विभिन्न प्रयोगों में किस तरीके से करें कि उत्पादन में लगाए गए प्रत्येक साधन का जो पारिश्रमिक या प्रतिफल है वो निर्धारित हो जाए। इन सभी प्रश्नों को इस नियम के माध्यम से समाधान प्रस्तुत किया जा सकता है। नेक्स्ट है सार्वजनिक वित्त में उपयोगी। सार्वजनिक वित्त का अधिकतम सामाजिक लाभ का जो सिद्धांत है वो भी इसी नियम के ऊपर आधारित है। अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत है, इसमें हम ये देखते हैं कि जब गवर्नमेंट टैक्स लगाती है तो टैक्स लगाने से व्यक्तियों का क्या त्याग होता है, तो यहाँ टैक्स लगाने से उनका सीमांत त्याग कितना हुआ है और उस टैक्स से इकट्ठी की गई जो रकम है उसको व्यय करने से यानी सरकारी व्यय करने से लोगों को कितनी संतुष्टि मिली है, तो उनकी सीमांत संतुष्टि कितनी है। इन दोनों की तुलना इसी नियम के आधार पर की जाती है, यानी करारोपण से होने वाला सीमांत त्याग और सरकारी व्यय से प्राप्त होने वाली सीमांत संतुष्टि, जब तक ये दोनों बराबर नहीं हो जाते हैं तब तक अधिकतम सामाजिक लाभ की प्राप्ति नहीं होती है। इस तरीके से अर्थशास्त्र के प्रत्येक क्षेत्र में यह नियम उपयोगी है। इसके प्रयोग से उपभोक्ता, उत्पादक, सरकार, समाज सभी को अधिकतम लाभ प्राप्त हो सकता है। अब है समसीमांत उपयोगिता नियम की सीमाएं या लिमिटेशंस। पहली जो आलोचना या सीमा है वो है वस्तुओं की अविभाज्यता। इस नियम में वस्तुओं को विभाज्य माना गया, लेकिन कुछ वस्तुएं जैसे कि कार है, कंप्यूटर है, मकान है आदि को हम विभाजित नहीं कर सकते, बांट नहीं सकते। अतः सीमांत उपयोगिता को समान करने में कठिनाई आती है, क्योंकि वस्तुओं को हम एक दूसरे के स्थान पर प्रतिस्थापन नहीं कर सकते कि किसी वस्तु की इकाई को कम कर दे और दूसरी को बढ़ा दे। कार की इकाइयों को कम और ज़्यादा कैसे करें, तो वस्तुओं की अविभाज्यता की जो समस्या है वो हमें देखने को मिलती है। दूसरा है सीमांत उपयोगिता को मापने में कठिनाई। सीमांत उपयोगिता क्या है, एक ये मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण है, यानी व्यक्ति इसको फील कर सकता है। तो किसी वस्तु से प्राप्त होने वाली उपयोगिता को मापना उतना सरल भी नहीं है जितना कि इस सिद्धांत के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। नेक्स्ट जो सीमा है वो है उपभोक्ता का विवेकशील नहीं होना।
इस सिद्धांत में बताया गया कि एक उपभोक्ता इतना विवेकशील है कि वो वस्तुओं की सीमांत उपयोगिताओं की तुलना कर सकता है, लेकिन व्यवहार में हम देखें तो एक उपभोक्ता विभिन्न वस्तुओं की सीमांत उपयोगिता की न तो तुलना कर सकता है और न ही इसके आधार पर उपभोग के बारे में निर्णय ले सकता है। नेक्स्ट है बजट अवधि का अनिश्चित होना। जो टिकाऊ वस्तुएं हैं जो जल्दी नष्ट नहीं होती हैं, उनसे मिलने वाली जो उपयोगिता होती है वो लंबी अवधि तक प्राप्त होती है, जबकि दूध है, फल है आदि, इनसे हमें तात्कालिक उपयोगिता या तुरंत ही उपयोगिता प्राप्त होती है। ऐसी स्थिति में सीमांत उपयोगिताओं को समान करना अव्यावहारिक है। नेक्स्ट लिमिटेशन है अवास्तविक मान्यताओं पर आधारित नियम। यह नियम जो है वो अवास्तविक मान्यताओं पर आधारित है। वास्तविक जीवन में मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर नहीं होती है। इसी प्रकार किसी वस्तु से प्राप्त जो उपयोगिता होती है वो पूर्णतः स्वतंत्र न होकर अन्य वस्तुओं से संबंधित होती है तथा उपभोक्ता की जो रुचियाँ होती है उनमें भी परिवर्तन होता रहता है। तो इस नियम में जो मान्यताएं ली गई हैं वो भी अवास्तविक है। नेक्स्ट लिमिटेशन है कीमतों में परिवर्तन। वास्तविक जगत में हम देखें तो वस्तुओं की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव आते रहते हैं। तो इन उतार चढ़ाव की वजह से इस नियम के आधार पर व्यय करना और अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना कठिन हो जाता है। किंतु उपयुक्त सीमाओं के बावजूद भी एक उपभोक्ता के व्यवहार का विश्लेषण करने के लिए यह नियम एक सर्वोत्तम उपकरण है। इस नियम के अनुसार उपभोक्ता अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने के लिए प्रतिस्थापन करता रहता है और अपने सीमित साधनों का प्रयोग कम उपयोगिता वाले क्षेत्रों से अधिक उपयोगिता वाले क्षेत्रों में निरंतर करता रहता है। तो ये हमने पढ़ा समसीमांत उपयोगिता नियम। थैंक यू।